नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आज आपको इतिहास के तहत पाठ 2 में अध्ययन कराऊंगा। देखेंगे कि सबसे पहले कल हमने इतिहास के तहत पढ़ा था कि इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया, प्राक ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल का तात्पर्य हमने आपको बताया था कि ऐसा इतिहास का कालखंड जिसमें कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुए, उस इतिहास कालखंड को क्या कहा गया? प्राक ऐतिहासिक कालखंड कहा गया। प्राक ऐतिहासिक कालखंड, इस इतिहास में क्या है कि कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं मिले। इसमें हम देखेंगे लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुए, लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुए। प्राक ऐतिहासिक काल को 4 भागों में बांटा गया। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। तो पुरा पाषाण काल के बारे में हम अध्ययन करेंगे। पुरा पाषाण काल क्या है? हमने पहले ही बताया है कि मनुष्य क्या था कि सबसे पहले लिखना पढ़ना नहीं जानता था, इसलिए कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुआ। पुरा पाषाण काल में हमने आपको एक कल की बात बताया था कि इसमें प्रमुख बात ये थी कि इस काल की सबसे प्रमुख खोज क्या थी? आग की खोज। आग की खोज पुरा पाषाण काल का सबसे प्रमुख बिंदु यही माना जाता है कि किस काल में आग की खोज हुई? तो पुरा पाषाण काल में खोज हुई। इस युग में जो मानव था वो कौन सा मानव था? जावा मानव जिसने क्या किया था? आग की खोज की थी। जावा मानव ने क्या किया था? आग की खोज की थी। जावा मानव उस मानव को कहा गया जो थोड़ा सभ्य हुआ, क्योंकि पहले बर्बर व्यक्ति थे, असभ्य की ओर थे। धीरे धीरे मनुष्य सभ्यता की ओर बढ़ता चला गया और आग की खोज उसने कर डाली। शिकार, इस युग में मनुष्य कैसा था? शिकारी प्रवृत्ति का था। शिकारी ही उसकी प्रमुख कार्यशैली थी, शिकारी प्रवृत्ति का था। और जो खाद्यान्न सामग्री थी उसको क्या करता था? बचा कर रखता था। ठीक, यानी खाना बदोश जीवन जीता था। खाना बदोश यानी भोजन की तलाश में मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलता फिरता रहता था। तो पूरा पाषाण काल में आग की खोज, जावा मानव शिकारी प्रवृत्ति का मनुष्य था और खाना बदोश यानी शिकार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता रहता था। पूरा पाषाण काल को मेगालिथिक युग भी कहा जाता है या पीरियड कहा जाता है। मेगालिथिक पीरियड भी कहा जाता है क्योंकि इस युग में क्या था? बड़े बड़े पत्थरों के औजार बनाए जाते थे। बड़े पत्थरों के औजार मनुष्य बनाता था। बड़े बड़े पत्थरों को लेकर के मनुष्य क्या करता था? उनका औजार बनाता था। इस प्रकार से बड़े बड़े पत्थरों से ही मनुष्य शिकार करता था। पुरा पाषाण काल की यह घटना है। तो पुरा पाषाण काल में बड़े बड़े पत्थरों से मनुष्य क्या करता था? औजारों का निर्माण करता था। इसके साथ साथ पुरा पाषाण काल की एक और बड़ी बात है, यहाँ पर मनुष्य ने क्या किया था कि मानव की खोपड़ी खुदाई के दौरान क्या मिला? मानव की खोपड़ी के निशान मिले। मानव की खोपड़ी मिली। अब इसी में देखेंगे मध्य पाषाण काल। अब आगे जैसे जाएंगे धीरे धीरे समय परिवर्तन हुआ, मध्य पाषाण काल आया, इसका समय आया, मनुष्य थोड़ा और सभ्यता की ओर बढ़ा। सभ्यता की ओर बढ़ने के कारण मध्य पाषाण काल में मनुष्य कुछ आगे की ओर प्रोग्रेस करता चला गया। पूरा पाषाण काल में हमने पढ़ा आग की खोज, जावा मानव शिकारी प्रवृत्ति, खाना बदोश, मेगालिथिक और बड़े बड़े पत्थर। इस युग में एक और बात है, यहाँ पर हम देखेंगे पूरा पाषाण काल में यहाँ पर सबसे पहला प्रमुख साक्ष्य, सबसे पहला साक्ष्य हमने आपको बताया था हाथ की
कुल्हाड़ी, हाथ की कुल्हाड़ी मनुष्य को मिली। हाथ की कुल्हाड़ी ये कहाँ मिली थी? आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु से ये प्राप्त हुई थी। पल्लवरम स्थान था, पल्लवरम नामक स्थान से, जो मद्रास या चेन्नई के पास पड़ता है। राज्य आपका कौन सा है? तमिलनाडु। ये पूरा पाषाण काल की घटना थी। इसके साथ साथ यहाँ पर अनेक प्रकार के, जैसे भीमबेटका है तो चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं, और शुतुरमुर्ग के अंडे भी यहाँ पूरा पाषाण काल में मिले हैं। शुतुरमुर्ग के अंडे, शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके, ये सब पूरा पाषाण काल की घटना मानी जाती है। आगे जैसे जैसे मनुष्य सभ्यता की ओर बढ़ा और मध्य पाषाण काल में आया, तो मध्य पाषाण काल में हम देखेंगे कि जो मनुष्य बड़े बड़े हथियार के औजार बना रहा था, तो मध्य पाषाण काल में क्या है कि वही मनुष्य छोटे 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 पत्थरों के औजार से शिकार करने लगा, छोटे छोटे। अभी आपने पढ़ा पूरा पाषाण काल में बड़े बड़े पत्थरों से संबंधित था। अब इसमें क्या था? मध्य पाषाण काल में अब वही मनुष्य छोटे छोटे पत्थरों का यूज करने लगा, छोटे छोटे पत्थरों को औजार के रूप में बनाने लगा। वो औजार आपके छोटे छोटे पत्थरों के बड़े बहुत ही नुकीले और शिकार करने में या शिकारी प्रवृत्ति को अपनाने में बहुत ही सहायक सिद्ध होने लगे। इस कारण इस युग को हम क्या कहते हैं? मध्य पाषाण काल को हम क्या कहते हैं? जैसे इसको हम मेगालिथिक युग कहा जाता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इस मध्य पाषाण काल को छोटे औजार माइक्रोलिथिक युग भी कहा जाता है। माइक्रोलिथिक यानी माइक्रो यानी छोटे छोटे पत्थरों का, लिथिक मीन्स होता पत्थर, माइक्रोलिथिक छोटे छोटे पत्थरों का युग प्रयोग करने लगा। इसी युग में क्या है? अंत्येष्टि संस्कार यानी दफनाने की जानकारी। अंत्योष्टि संस्कार के साक्ष्य किस युग में मिले हैं? तो मध्य पाषाण काल में मिले हैं। अंत्योष्टि संस्कार, छोटे छोटे पत्थरों के औजार, जिसको माइक्रोलिथिक युग कहते हैं। अंत्योष्टि संस्कार या छोटे छोटे पत्थरों के औजार मिले हैं, और अंत्योष्टि संस्कार यानी खुदाई के दौरान दफनाने की रीतियों के बारे में हमको जानकारी मिली है। इसलिए इस युग को, मध्य पाषाण युग को हम माइक्रोलिथिक युग भी कहते हैं, और छोटे छोटे हथियार जो पत्थरों के थे तो बहुत ही नुकीले होने के कारण इस युग को नेवासाचरण युग भी कहते हैं। नेवासाचरण युग भी कहा जाता है। नेवासाचरण युग का तात्पर्य यह है कि ऐसे हथियार जो एकदम बहुत ही नुकीले, धारदार, चमकीले होते थे। जैसे आपका फलक है, इसमें औजार कौन कौन से थे आपके? आपका जैसे फलक है, छेदनी है, और खुरचनी जैसे औजार देखने को मिले। खुरचनी तो ये औजार बहुत ही छोटे छोटे होते थे, इसलिए इस छोटे छोटे औजारों के होने के कारण इसको माइक्रोलिथिक या नेवासाचरण का युग भी कहा जाता है। इसलिए इसको हम हिंदी में नेवासाचरण, इसको फलक के नाम के कारण इसको हम फलक युग भी कहा जाता है, या फलक संस्कृति नाम भी पड़ा इसका। फलक संस्कृति का युग भी कहा जाता है। संस्कृति का युग या काल भी कहा जाता है। फलक यानी हथियार का युग। ठीक, इसके बाद यहाँ पर
हम देखेंगे नव पाषाण काल, यानी मनुष्य धीरे धीरे आगे और ज्ञान में वृद्धि होती चली गई और नव पाषाण काल का समय आ गया। तो नव पाषाण काल में क्या है, इसमें मनुष्य ने क्या किया, देखिए इसमें मनुष्य क्या करने लगा, स्थायी जीवन जीने लगा, स्थायी जीवन जीने लगा, स्थायी जीवन जीने लगा। नव पाषाण काल में स्थायी जीवन क्यों, क्योंकि कारण क्या था, अभी आपने पढ़ा कि खाना बदोश जीवन। पूरा पाषाण काल में मनुष्य शिकारी प्रवृत्ति का था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा फिर करके अपना भोजन प्राप्त करता था, लेकिन मनुष्य में सभ्यता बढ़ती चली गई, आगे ज्ञान में वृद्धि होने चली गई, इसलिए वो स्थायी जीवन जीने लगा। स्थायी जीवन जीने का प्रमुख कारण ये था क्योंकि मनुष्य क्या करने लगा था, कृषि और पशुपालन करने लगा था। पशुपालन यानी मनुष्य ने धीरे धीरे क्या करना सीख लिया, कृषि और पशुपालन करना सीख लिया, और इस कारण से मनुष्य क्या होने लगा, स्थायी जीवन जीने लगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले कृषि के साक्ष्य कहाँ मिले, अगर देखा जाए तो नव पाषाण काल में जो कृषि का साक्ष्य था वो सबसे पहले आपका कृषि में मेहरगढ़, ये मेहरगढ़ आपका पाकिस्तान में पड़ेगा, पाकिस्तान, यहीं से मनुष्य का मेहरगढ़ पाकिस्तान, जहां से कृषि के साक्ष्य मिले। मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था, वो जानवर था आपका कुत्ता। कुत्ता जानवर था जिसको मनुष्य ने सबसे पहले पालतू बनाया था। कृषि के तहत हमने मेहरगढ़ में सबसे पहले कृषि की गई, तो वो कौन सी कृषि थी, वो आपकी जौ और गेहूं की युग की शुरुआत हो गई। तो मेहरगढ़ स्थायी जीवन जीने लगा, और इस युग की जो सबसे मोस्ट बात है, स्थायी जीवन तो जी रहा है, कृषि कर रहा है, पशुपालन कर रहा है, लेकिन जो सबसे प्रमुख बात है इस नव पाषाण काल की युग की बात है, तो इसको हम देख लेंगे। यहाँ पर इस युग में सबसे प्रमुख बात ये थी कि मनुष्य ने क्या सीख लिया था, पहिए की खोज कर लिया था। नव पाषाण काल युग में मनुष्य ने किसकी खोज की थी, पहिए की खोज से मनुष्य बैलगाड़ी या छोटे छोटे साधन बनाने लगा, और वस्तुओं को कृषि से संबंधित हो या पशुपालन से संबंधित हो, उन वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने लगा। तो हमने देखा कि पूरा पाषाण काल में आग की खोज की गई, खाना बदोश मनुष्य था। मध्य पाषाण काल में छोटे छोटे पत्थर का या माइक्रोलिथिक निवासा या जिसको फलक संस्कृत कहते हैं, और अंत्योष्ट संस्कार मिला। नव पाषाण काल स्थायी जीवन, कृषि, पशुपालन, सबसे पहले कुत्ता, और कृषि के अंतर्गत जौ और गेहूं को अपनाया। और इसकी सबसे प्रमुख जो पॉइंट था आपका, जो इम्पोर्टेंट है आपका, पहिए की खोज। ये आपका क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट, पहिए की खोज किस युग में हुई, तो आप बताएंगे नव पाषाण काल में हुई थी। नव पाषाण को पहला पालतू जो जानवर था वो कुत्ता था। वो सबसे पहले खेती के अंतर्गत कौन सी फसल उगाई गई, वो है आपकी जौ और गेहूं उगाई गई थी। जौ और गेहूं मेहरगढ़ पाकिस्तान में इसके साक्ष्य मिले हैं, सुलेमान और किरथक की पहाड़ियों के बीच। सुलेमान और किरथक जो जिसके बारे में हम आगे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ नव पाषाण काल की सबसे प्रमुख बात ये थी कि यहाँ पर चावल और धान की खेती, चावल और गेहूं तो था ही, इसके साथ साथ चावल के भी साक्ष्य मिले। चावल के भी क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। जो आपका यूपी में कोल्डिहावा यूपी में आपका पड़ता है, कोल्डिहावा नामक स्थान है, जहां से क्या है कि सबसे पहले चावल के साक्ष्य मिलते हैं। जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता है यूपी का कोल्डिहावा साक्ष्य माना जाता है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। इस युग के बाद मनुष्य यहीं पर नव पाषाण काल में मनुष्य ने थोड़ा आपका लोहा और तांबे के यूज करना सीख गया था। आगे हम आएंगे जिसको ताम्र पाषाण काल कहते हैं। मनुष्य आगे धीरे धीरे ताम्र पाषाण की ओर बढ़ा। ताम्र पाषाण काल में क्या है, जिसको हम चालकोलिथिक युग भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, चालकोलिथिक युग भी कहते हैं। चालकोलिथिक, चालको युग, चालको का मतलब होता है ताम्र पाषाण, लिथिक मीन्स पत्थर, चालको यानी ऐसा, चालकोलिथिक यानी ताम्र पाषाण काल यानी तांबे का प्रयोग करना शुरू कर लिया था। मनुष्य ने किसका शुरू किया, तांबे का योग
शुरू कर दिया। तो इसमें हम क्या करेंगे, ताम्र पाषाण काल में कि मनुष्य ने सबसे पहले किसकी खोज की, तो हम बताएंगे तांबे की खोज की। तांबे की खोज, तांबे की खोज कर ली मनुष्य ने तांबे की, इस कारण इसको क्या कहा गया, ताम्र पाषाण युग कहा गया। और तांबे की खोज से धीरे धीरे औद्योगिकीकरण बढ़ा और छोटे छोटे उद्योग धंधा करना शुरुआत हो गई। ताम्र पाषाण काल में ही आपको तांबे की एक मूर्ति मिलती है जिसको हम क्या कहते हैं, मातृ देवी की पूजा, मातृ देवी की मूर्ति या मातृ देवी की मूर्ति। ये मातृ देवी की मूर्ति कैसी थी, ये तांबे की मूर्ति थी, इस युग में पाया गया। तो इस प्रकार से अनेक स्थान हैं जहां से ये हमको जानकारी मिलती है। तो प्राक ऐतिहासिक काल ऐसा काल जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं था, जिसको सही रूप से पढ़ा ना जा सका, लेकिन कुछ साक्ष्य या तथ्यों को देख करके जानकारी प्राप्त की गई कि वहां से ये जानकारी मिली है। तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। ठीक, ये आपको ये कुछ जानकारियां थी जो प्राक ऐतिहासिक काल में देखने को मिली हैं। अब हम आज पढ़ेंगे आदि ऐतिहासिक काल के बारे में। दूसरा आपका कौन सा है, आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल इतिहास के अंतर्गत आपने प्राक ऐतिहासिक काल में यानी ऐसा समय था जिसमें कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुआ, उसको हम क्या कहते हैं, प्राक। लेकिन आज दूसरा है जो इतिहास का कालखंड का आदि ऐतिहासिक काल। इसमें क्या था कि ये ऐसा समय था, ऐसा जिसमें क्या है, यह एक ऐसा कालखंड था जिसमें लिखित साक्ष्य तो मिले किंतु उसे पढ़ा न जा सका। यानी आदि ऐतिहासिक काल में मनुष्य को लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हुए, लेकिन ऐसे साक्ष्य उपलब्ध हुए जिनको हम पढ़ नहीं सके। कहने का तात्पर्य ये कि एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर अगर हम देखेंगे, जैसे कोई डॉक्टर है, अगर कोई डॉक्टर कोई दवाई के नाम लिख देता है, लेकिन उसको हम पढ़ ना सकें, तो वो साक्ष्य किस काम का। तो उसी प्रकार आदि ऐतिहासिक काल में हमको लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हुए, लिखित साक्ष्य हमको उपलब्ध हुए, हमने देखा कि हमको लिखित साक्ष्य तो मिल रहे हैं, लेकिन हम ऐसे साक्ष्य जिनको हम क्या नहीं कर सके, पढ़ नहीं सके। तो आदि ऐतिहासिक काल ऐसा काल था जिसमें लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हुआ, लेकिन उसको हम पढ़ नहीं सके। आदि ऐतिहासिक काल को देखेंगे, आदि ऐतिहासिक काल में क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे आदि ऐतिहासिक काल में, तो हम देखेंगे सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता सिंधु सभ्यता देखिए, यहाँ पर एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, सिंधु नदी। ये कौन सी नदी है आपकी, सिंधु नदी। ऐसा माना जाता है कि जितनी भी सभ्यताएं हुई हैं, चाहे वो भारत की हो चाहे विश्व की हो, वो किसी न किसी नदी के किनारे हुई हैं।
नदियों के किनारे। नदियों के किनारे सभ्यताओं का पनपने का प्रमुख कारण ये था क्योंकि मनुष्य को शिकार करने की, पानी की तलाश, खेती करने के लिए पानी की आवश्यकता और पीने के लिए पानी की आवश्यकता, इसके साथ साथ अनेक साधन उपलब्ध हो जाते थे। इसलिए मनुष्य जितनी भी सभ्यताओं को अपनाया है वो किसी न किसी नदी के किनारे अपनाया है। तो 2500 सिंधु सभ्यता का कालखंड जो था वो 2500 BC से लगा करके 1750 BC का समय माना जाता है, ईसा पूर्व का समय माना जाता है सिंधु सभ्यता। तो इस सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था? सिंधु नदी के किनारे हुआ था। ये जो नदी आपकी है सिंधु नदी, इस सिंधु नदी के किनारे ही क्या है, सिंधु सभ्यता का विस्तार माना जाता है, सिंधु नदी के तट पर। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में। सिंधु सभ्यता यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर, नदी के तट पर मिलती है, सिंधु नदी के तट पर मिलती है। सिंधु सभ्यता जो 2500 ईसा पूर्व से लगा करके 1750 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। सिंधु सभ्यता ये सिंधु सभ्यता मुख्य रूप से कहाँ स्थित है? तो हम बताएंगे ये सिंधु सभ्यता जो है मुख्य रूप से आपकी पाकिस्तान में पाई जाती है, पाकिस्तान के तहत पाई जाती है सिंधु सभ्यता। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे पहली खुदाई का साक्ष्य कहाँ से मिला? हड़प्पा से मिला। हड़प्पा पहली खुदाई का साक्ष्य किस स्थान से मिला? हड़प्पा से मिला। इस कारण इस सिंधु सभ्यता का दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ा। हड़प्पा सभ्यता भी पड़ा, हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता को हम किस नाम से जानते हैं? हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सबसे पहले खुदाई जो हुई तो वो हड़प्पा नामक स्थान से हुई, हड़प्पा नामक। तो इस कारण क्या है, इसको हम क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सिंधु सभ्यता को किसने जाना, कि कौन से किसने जानकारी प्राप्त की, कैसे क्या है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जानकारी, सबसे पहले सिंधु सभ्यता की जानकारी किसे हुई? तो जानकारी हुई थी उस समय हमारे यहाँ अंग्रेज गवर्नर जनरल था चार्ल्स मेसन को सबसे पहले इस सिंधु सभ्यता घाटी की जानकारी हुई थी। चार्ल्स मेसन ने इसकी जानकारी सबसे पहले मिली थी चार्ल्स मेसन को। जब चार्ल्स मेसन को इसकी जानकारी हुई तो इसकी खुदाई करवाने का काम, सबसे पहले हमने चार्ल्स मेसन यानी सर्वेक्षण, यानी जानकारी मिली चार्ल्स मेसन को, तो चार्ल्स मेसन ने सर्वेक्षण करवाया। क्या करवाया? सर्वेक्षण। तो सर्वेक्षण किसने किया? सर्वेक्षण यानी उसको देख रेख किसने की थी? जेम्स कनिंघम महोदय। जेम्स कनिंघम। कल हमने आपको बताया था कि भारतीय पुरातत्ववेत्ता किसे कहा जाता है या जनक किसे कहा जाता है? तो जेम्स कनिंघम को कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? भारतीय पुरातत्ववेत्ता का जनक भी कहा जाता है। जेम्स कनिंघम को क्या कहा जाता है? भारतीय पुरातत्ववेत्ता का क्या कहा जाता है? जनक भी कहा जाता है या पिता भी कहा जाता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। जानकारी किसको हुई थी? चार्ल्स मेसन को। तो सर्वेक्षण किसने करवाया था? जेम्स कनिंघम ने करवाया था। जेम्स कनिंघम ने क्या किया था? इसकी पहली खुदाई करवा दी थी। पहली खुदाई हमने पहले ही आपको बता रखा है कि पहली खुदाई सबसे पहले कहाँ हुई थी? हड़प्पा। ये पहली खुदाई जो हुई हड़प्पा की, ये किसने करवाई थी? जिनका नाम था आपका दयाराम साहिनी महोदय ने इसकी पहली खुदाई कराई थी। कि सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई किसने करवाई? दयाराम साहिनी ने करवाई थी 1921 ईस्वी के तहत। आगे हम देखेंगे कि पहली खुदाई दयाराम साहिनी ने करवाई थी, ठीक है।
नामांकन यानी इसका नाम किसने दिया, नामांकन किसने दिया। खुदाई कराने के बाद इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता ही पड़ा। इसका नाम किसने दिया था या नामकरण किसने कराया था, तो जॉन मार्शल ने कराया था। जॉन मार्शल। तो इस प्रकार से हमने देखा तो सिंधु सभ्यता, ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता, इसी पर सबसे पहले मनुष्य निवास किया था। यह सभ्यता सिंधु घाटी नदी के बाएं तट पर थी, बाएं तट पर, और पहली खुदाई हड़प्पा से हुई, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी नाम पड़ा। इसकी जानकारी चार्ल्स मेसन ने दी, सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने कराया था, पहली खुदाई दयाराम साहनी ने, और नामकरण जॉन मार्शल ने दिया था। अगर सिंधु सभ्यता को देखा जाए, सिंधु घाटी सभ्यता, तो इसका आकार जो है आपका वो इस प्रकार से है, त्रिभुजाकार। इसलिए इसका कभी कभी आकार पूछ लेता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है, तो ये आपका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार। और कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है, विस्तार हम देख लेंगे। विस्तार तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। तो सिंधु घाटी सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे इसके 13 लाख वर्ग किलोमीटर में इस सभ्यता का विस्तार पाया जाता है। इस प्रकार से इस सभ्यता का विस्तार देखने को मिलता है, त्रिभुजाकार। अब हम यहाँ पर देखेंगे इसका विस्तार कहाँ कहाँ से है। तो उत्तर में हम ये यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं। तो इसका उत्तर में विस्तार जो पाया जाता है, उत्तर में यहाँ पर जो आपका है चिनाब नदी के पास, चिनाब नदी के पास है उत्तर में एक स्थान का नाम है मांडा। मांडा नामक स्थान है जो किस नदी के किनारे है, वो मांडा है आपका चिनाब नदी के पास, चिनाब नदी उत्तर में। तो ये वाला उत्तर में कौन सा स्थान है, चिनाब नदी जो स्थान आपका पड़ता है मांडा उत्तर में आपका कौन सा स्थान है, मांडा, जो चिनाब नदी के पास पाया जाता है। दक्षिण में आपका है दैमाबाद। ये आपका दैमाबाद जो दक्षिण में है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र दक्षिण में महाराष्ट्र। ये किस नदी के किनारे है, ये कौन सा स्थान है, जिसको हम कहते हैं प्रवरा नदी। किस नदी के किनारे, प्रवरा नदी। इसी प्रकार ये उत्तर हुआ, दक्षिण हुआ। पूर्व में आपका यहाँ पर जाएंगे यूपी के पास, जिसका नाम है आपका आलमगीरपुर। यहाँ पर आपका पड़ेगा आलमगीरपुर। ये आपका पड़ेगा यूपी में। ये किस नदी के किनारे है, आलमगीरपुर, ये आपका हिंडन नदी के किनारे पड़ेगा, हिंडन नदी। और उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में हम पाकिस्तान में चले जाएंगे। पाकिस्तान में सुतका गंडोर जो आपका कहाँ पड़ेगा, पाकिस्तान में पड़ेगा। ये किस नदी के किनारे है, पाकिस्तान में सुतका गंडोर जो आपका है, ये किस नदी के किनारे है, तो ये आपका डास्क नदी के किनारे, दास्क नदी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि उत्तर में कौन सा है, मांडा। उत्तर में इसका विस्तार है मांडा, जो किस नदी के किनारे, चिनाब नदी के। पूर्व में कौन सा है, गिरपुर, ये आपका यूपी में है। और किस नदी के किनारे है, तो आपका हिंडन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे स्थित है। पूर्व में ये आपका हो गया पूर्व वाला हिंडन नदी के, और दक्षिण में आपका है आपका दैमाबाद जो महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र, ये किस नदी के किनारे हमने बताया, तो ये आपका है प्रवरा नदी। और पूर्व पश्चिम में आपका कौन सा है, सुतका गंडोर, ये पाकिस्तान में है। और किस नदी के किनारे है, तो वो है आपकी दास्क
दास्क नदी। इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये सिंधु नदी के किनारे पनपती चली गई। सिंधु नदी के किनारे सुत्का गंडोर से उत्तर में चिनाब नदी से लगा करके दास्क नदी, और दास्क नदी से लगा करके परवरा नदी, और परवरा नदी से लगाकर हिंडन नदी, और फिर सिंधु नदी। इस प्रकार से इसका विस्तार इतना पाया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख साक्ष्यों का बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से साक्ष्यों को जानकारी मिली। थैंक यू क्लास। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगे तो कमेंट अवश्य करें, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।